हेलो दोस्तों, यह क्लास 9th के विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2 है। दूसरा यह लेक्चर है। चैप्टर का नाम है ऊतक। तो चलिए दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है हमारा अस्थाई ऊतक। तो अस्थाई ऊतक विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है। पहले क्वेश्चन यह उठता है कि जो विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं होती हैं, जो विभज्योतक ऊतक होता है उसके द्वारा जब कोशिकाएं बनती है, जब पौधों में वृद्धि करता है, विभेदन करता है, तो उसके द्वारा नई कोशिकाएं बनती है। और जब नई कोशिकाएं बनेंगी तो उन कोशिकाओं का होता क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है, होता क्या है। तो इसका जवाब आगे मिल जाएगा। यह एक विशिष्ट कार्य करती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजन होने की शक्ति को खो देती है। अब जो विभज्योतक ऊतक होती हैं वो कुछ निश्चित स्थानों पर पाई जाती हैं। मान लीजिए पौधा है, तो जब पौधे की लंबाई 1 सेंटीमीटर थी तब ये विभज्योतक ऊतक यहाँ पे पाया जाता था। अब पौधे की लंबाई जब 5 सेंटीमीटर हो गई तो भी वो थोड़े ही भागों में पाया जाएगा, और बाकी जो इतना 4 सेंटीमीटर की कोशिकाएं हैं ये अपना विभाजन क्षमता खो के अस्थायी ऊतक बन जाएंगी, और जिसके फलस्वरूप ये अस्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं और विभाजन होने की शक्ति को खो देती हैं और ये अस्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। तो समझ में आया। जैसे कि जितना बढ़ता गया तो जो विभज्योतक ऊतक है वो 1 सेंटीमीटर आगे, मतलब थोड़ी दूरी में ही पाया जाएगा। चाहे 1 मिलीमीटर में अगर यहाँ पे पाया जाता है तो 1 मिलीमीटर में यहाँ पे पाया जाएगा। बाकी जो बचेंगे वो अस्थायी ऊतक बन जाएंगे, विभज्योतक ऊतक से अस्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। अब विभेदीकरण किसे कहते हैं। तो इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक का विकास करती हैं। अब जो विभज्योतक की कोशिकाएं होती हैं और विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक का विकास करती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये विभेदीकरण होता क्या है। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू विभज्योतक कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करती हैं। विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं जो होती हैं वो एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं और अस्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। जो विभज्योतक ऊतक होती हैं, जो विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं होती हैं वो विशिष्ट कार्य करती हैं और अपना विभाजन होने की शक्ति खो देती हैं और अस्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। अब विभेदीकरण, यही टॉपिक था कि विभेदीकरण होता क्या है। तो विभेदीकरण को देख लेते हैं। विभज्योतक ऊतक के एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया, यानी जो विभज्योतक ऊतक के विभज्योतक ऊतक के एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया, जो इनके द्वारा बनी कोशिकाएं या ऊतक होते हैं उसके अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। ठीक। अब विभज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। तो विभज्योतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। अब क्रियाकलाप है 6.2। तो इसको देख लेते हैं। एक पौधे के तने को लीजिए और अपने शिक्षक की सहायता से उसे पतले सेक्शन में काटिए। अब एक जो पौधे का तना कह रहे हैं लेने को, और उसके बाद अपने शिक्षक की सहायता से उसे पतले सेक्शन में काटिए। अब ये देखिए तने का सेक्शन दिया हुआ है। अब ये तने का सेक्शन दिया हुआ है, इसको देख लीजिए ध्यान से। इसको किताब में अपने बुक में फिगर में देख लीजिए। ये देखिए पिथ है बीच में। ये एपिडर्मिस जो सबसे बाहरी है इसको एपिडर्मिस कहते हैं। इसमें भी देख लीजिए। अब ये हाइपोडर्मिस है, उसके बाद वाला हाइपोडर्मिस है, उसके बाद तीसरा कोर्टेक्स है, उसके बाद एंडोडर्मिस है। सबसे अंदर जो है वो एंडोडर्मिस है। और ये पेरीसाइकिल, देखिए ट्राइकोम, एक थोड़ा उभार जो है इसे ट्राइकोम कहते हैं। क्यूटिकल हो गया, कैबियम हो गया। ये देखिए यहाँ पे कैबियम ये वाला परत हो गया। इसमें फ्लोएम देख लीजिए, ये फ्लोएम हो गया। ये देखिए जाइलम हो गया, ये सब जाइलम हो गए, फ्लोएम हो गया, संवहन बंडल हो गया। तो इसको अपने बुक में अच्छे से देख लीजिए।
अब सभी सेक्शन को सेफ्रीन में रंजित करके एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन की स्लाइड पर रखें और उस पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालें। उसको कवर स्लिप से ढक दें और स्लाइड का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी से करें। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें और उनके विन्यास को देखें। चित्र 6.3 से तुलना करें। जब आप इसका सेक्शन काट के और इसे सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो जैसे तने का सेक्शन काट चित्र में दिखाया गया है उसी प्रकार आपको दिखाई देगा। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार करें और निरीक्षण के आधार पर उनके उत्तर दें। क्या सभी कोशिकाओं की रचनाएं समान होती हैं? हाँ, अगर सभी पादप कोशिकाएं हैं तो उनकी रचनाएं एक समान होगी। कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं देखी जा सकती हैं। क्या वह उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं को इतने प्रकार क्यों हैं? क्योंकि अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं और अलग अलग कोशिकाओं कार्य के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का समूह बना होता है। तो यह अलग अलग ऊतक हो गया और जितने प्रकार के ऊतक होंगे उतने प्रकार की कोशिकाएं होंगी। इसीलिए क्योंकि कोशिकाओं का अलग अलग कार्य है इसीलिए इतने प्रकार की कोशिकाएं हैं। हम पौधे की मूलों का सेक्शन काटने पर की कोशिश कर सकते हैं और हम विभिन्न पौधों के मूल के तनों का सेक्शन भी काट सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे तने का काटा गया। अब यहाँ पे आप जो जड़ है उसका भी सेक्शन काट के देख सकते हैं। अब अस्थाई ऊतक का पहला प्रकार आता है 6.2.2 में पहला प्रकार आता है सरल अस्थाई ऊतक। अब इसके दो प्रकार होंगे, सरल अस्थाई ऊतक और जटिल अस्थाई ऊतक। तो पहला है सरल अस्थाई ऊतक। तो एपिडर्मिस जो सबसे बाहरी त्वचा होती है, फिगर में देखें कि नीचे कोशिकाओं के कुछ परतें होती हैं जिसे सरल अस्थाई ऊतक कहते हैं। जो एपिडर्मिस होता है उसके नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे सरल अस्थाई ऊतक कहते हैं। पैरेनकाइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थाई ऊतक है। अब जो सरल अस्थाई ऊतक है उसमें पहला प्रकार है पैरेनकाइमा। इसको नोट कर लीजिएगा, पहला प्रकार हो गया पैरेनकाइमा, सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थाई ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। पैरेनकाइमा जो होता है यह पतली कोशिका भित्ति, इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है और सरल कोशिकाओं का बना होता है, यानी कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा जटिलता नहीं होती है। ये जीवित कोशिकाएं होती है और जो पैरेनकाइमा जिन कोशिकाओं से बना होता है वो जीवित कोशिकाएं होती हैं। ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान होता है और ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं। और ये जो पैरेनकाइमा की कोशिकाएं हैं इनके बीच काफी रिक्त स्थान होता है। ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडारण भी करती हैं, यानी जो ये पैरेनकाइमा की कोशिकाएं हैं ये भोजन का भंडारण भी करती हैं। पैरेनकाइमा और स्केलर काइमा यानी सरल अस्थाई ऊतक का फिगर दिया गया है, इसको देख लीजिए। ये देखिए पैरेनकाइमा के अनप्रस्थ काट दिया गया है। अंतरकोशीय स्थान देखिए, इसमें अंतरकोशीय स्थान थोड़े दिख रहे हैं। और ये देख लीजिए इसका अनुदैर्ध्य काट है। इसमें देखिए भित्ति की मोटाई, केंद्रक, राजधानी और कोशिका भित्ति ये सब दिया गया है। उसके बाद नीचे वाला फिगर में कॉलर काइमा का अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य काट को दिया गया है। तो इसमें देखिए कोशिका द्रव्य, केंद्रक, मध्य पटलिका, हरित लवक, रसधानी, अंतर कोशिकीय स्थान, प्राथमिक कोशिका भित्ति ये सब दी गई हैं। प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोनों की मोटाई, अंतर भित्ति। अब ये जो एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी दिया गया है। ये देखिए स्केलर काइमा के अनुप्रस्थ सेक्शन तथा अनुदैर्ध्य सेक्शन को दिखाया गया है। ये अनुप्रस्थ सेक्शन हो गया, अनुदैर्ध्य सेक्शन हो गया। तो इसको देख लीजिएगा। ये भी इस सरल अस्थाई ऊतक का तीसरा प्रकार हो गया। पहला पैरेनकाइमा, स्केलर काइमा और कॉरेनकाइमा, तीन प्रकार हो गए। कुछ पैरेनकाइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। यानी कुछ पैरेनकाइमा होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है और इन स्थितियों में ऊतकों को क्लोरेनकाइमा यानी हरित ऊतक कहते हैं। ऐसे पैरेनकाइमा जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि ऐसे पैरेनकाइमा जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें पैरेनकाइमा ना कहकर क्लोरेनकाइमा कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे पैरेनकाइमा जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उन्हें क्लोरेनकाइमा कहते हैं। और जलीय पौधों में पैरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं और जो जलीय पैरेनकाइमा होते हैं उनमें कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं। जलीय पैरेनकाइमा में कोशिकाओं के मध्य बड़ी गुहिकाएं होती है जिसके कारण ये जल में उतराती है यानी जल में तैरती हैं और इस प्रकार पैरेनकाइमा को एरेनकाइमा कहते हैं। यानी ऐसे पैरेनकाइमा जो जल में रहते हैं और जिनमें बड़ी गुहिकाएं होती हैं
और जल में तैरती हैं, ऐसे को एरेनकाइमा कहेंगे। इसे पैरेनकाइमा को एरेनकाइमा कहते हैं। पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य अस्थायी ऊतक क्वालेनकाइमा के कारण आता है। अब जो कुछ पौधे लचीले होते हैं तो उनमें ये जो गुण है एक कालेनकाइमा के कारण आएगा। तो क्या होगा, पहला पैरेनकाइमा हो गया, क्लोरेनकाइमा हो गया, जिनमें क्लोरो ऐसे पैरेनकाइमा जिनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा कोलेनकाइमा होगा। उसके बाद जो जल में पाए जाएंगे जिनमें बड़ी बड़ी गुहिकाएँ होंगी एरेनकाइमा होगा। उसके बाद जो लचीलापन देंगे वो कालेनकाइमा होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों, पत्ती, तना के में बिना टूटे हुए लचीलापन लाती है। और ये जो कालेनकाइमा है यह पौधों के विभिन्न भागों में पत्ती, तना यानी जो पौधे के विभिन्न भाग हैं, चाहे वो पत्ती हुआ तना हुआ, में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पा सकते हैं। और जो पर्णवृंत होता है वहाँ पे एपिडर्मिस के तुरंत नीचे ही इस कालेनकाइमा को पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी, और ये जो कालेनकाइमा होता है इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं, अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। यानी कि ये लंबी होंगी लेकिन अनियमित ढंग से कहीं मोटी कहीं पतली होंगी, तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। और इनकी कोशिकाओं के बीच जो स्थान होता है वो बहुत कम होता है। चित्र 6.4। अब पहले चित्र देख ही चुके हैं इसका, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक अन्य प्रकार के ऊतक स्क्लेरेनकाइमा होता है। यह ऊतक पौधों को कठोरता एवं मजबूती प्रदान करता है। अब एक आ गया स्क्लेरेनकाइमा, पहले था पैरेनकाइमा, उसके बाद आया क्लोरेनकाइमा, उसके बाद आया एरेनकाइमा, उसके बाद आया कालेनकाइमा, अब आया स्क्लेरेनकाइमा होता है। यह ऊतक पौधों को कठोर और मजबूती प्रदान करता है। और स्क्लेरेनकाइमा जो होता है यह पौधों को कठोर और मजबूती प्रदान करता है। सारे के सारे नाम और सभी के कैरेक्टर जो क्या करते हैं इसको याद रखिएगा। चाहे पैरेनकाइमा क्या करता है, क्लोरेनकाइमा क्या करता है, एरेनकाइमा क्या करता है, कालेनकाइमा क्या करता है और स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, सबके नाम और उदाहरण याद होने चाहिए और इसके कैरेक्टर क्या होते हैं ये भी याद होने चाहिए। हमने नारियल में रेशे युक्त छिलके को देखा है, यह स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से बना होता है। यानी जो नारियल में सबसे ऊपर रेशेदार छिलका होता है वह इसी स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं, यानी जो स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं होती हैं ये मृत होती हैं, जबकि कालेनकाइमा, एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा और पैरेनकाइमा की कोशिकाएं जीवित होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं और इनकी जो ऊतक यानी ऊतक की कोशिकाएं होती हैं लंबी और पतली होती हैं, क्योंकि इन ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। और ये मोटी इनकी जो कोशिका भित्ति होती है लिग्निन के कारण मोटी होती है। ये भित्तियां प्रायः इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता, और इनकी भित्तियां इतनी मोटी होती है कि इनकी कोशिका के बीच कोई स्थान नहीं होता है। चित्र 6.4c। यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों के सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। और ये जो ऊतक होता है संवहन बंडल के समीप पत्तों के सिराओं में, ये जो स्क्लेरेनकाइमा होता है यह तने के संवहन बंडल के समीप, यानी जहाँ संवहन बंडल होंगी वो इसी के समीप आया, पत्तों के सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधे के भागों को मजबूती प्रदान करता है और ये जो पौधे के भागों को मजबूती प्रदान करता है। अब क्रियाकलाप 6.3। रियो की ताज़ा पत्ती तोड़ी हुई पत्ती लीजिए, इसे दबाव लगाकर इस तरह मोड़िए कि पत्ती का छिलका अलग निकल जाए। इस छिलके को अलग करके जल से भरी हुई पैड्री डिश में रखें, इसमें कुछ बूंद सेफ्रीनिन विलेन का डालिए। अब देखिए नीचे फिगर दिया गया है, द्वार कोशिकाएं तथा एपिडर्मिस कोशिकाएं पार्श्व पृष्ठदृश्य। अब ये जो द्वार कोशिकाएं होती हैं दिन के समय बंद होती हैं और रात के समय यानी जब पत्ती से उत्सर्जन होना होता है तो ये खुल जाती हैं, और जब प्रकाश संश्लेषण हो रहा होता है तब खुल जाती है, बाकी समय बंद रहती हैं। और ये रच्छी कोशिकाएं इसके बगल में है जो इसको खोलना और बंद करना निश्चित करती हैं। ये देखिए एपिडर्मिस कोशिकाएं हो गई, स्टोमा हो गई, स्टोमा यही है, यही छिद्र स्टोमा है। और रच्छी कोशिकाएं हो गई, तो एपिडर्मिस कोशिकाएं पार्श्वदेश और पृष्ठदेश। फिगर को ध्यान से देख लीजिए। कुछ समय लगभग 2 मिनट पश्चात छिलके का स्लाइड पर रख दीजिए और इसे धीरे से कवर स्लिप ढके इसका सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करें।
जो आप देख रहे हैं वह कोशिका की, यानी जब सूक्ष्मदर्शी से इसका अवलोकन करेंगे तो जो दिखाई देगा वह कोशिका की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। यानी जो छिलका आप निकालने हैं यह एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस प्राय कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। एपिडर्मिस जो होती है कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है, एक लेयर की बनी होती है। शुष्क स्थान मिलने वाले पादपों पे एपिडर्मिस मोटी हो सकती है। अब जो शुष्क स्थान होते हैं जैसे राजस्थान हुआ, मरुस्थल क्षेत्र हुआ, वहाँ पे जो पौधे होंगे उनकी एपिडर्मिस मोटी होगी। बाकी हम जहाँ पे शुष्क स्थान नहीं होगा वहाँ पे मैदानी क्षेत्र में वहाँ पे पतली होगी। जैसे अपने यहाँ पे पतली होती है, यूपी में पतली होगी, राजस्थान में थोड़ी मोटी होगी। तो जो जल के क्षय को बचाव हेतु महत्वपूर्ण, आप जहाँ पे शुष्क स्थान होंगे वहाँ पे जब जाहिर सी बात है जल की कमी रहेगी, तो जल को बचाने के लिए एपिडर्मिस की परत मोटी होती है। पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी होती है, और जो पौधे होते हैं उनकी पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी होती है। क्या पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है, और एपिडर्मिस जो होती है पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों के बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है, और एपिडर्मल कोशिका जो होती है पौधों के बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है, एक चिकना पदार्थ बना देती है। कुछ पौधों में आपने देखा होगा कि ज़्यादा चिकनाहट होती है, वो इसी एपिडर्मल कोशिकाओं के कारण होती है। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश के पौधों की रक्षा करती हैं। और यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात, और ये जो मोम जैसी पदार्थ जल प्रतिरोध परत बनाती है, ये जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश के पौधों की रक्षा करती हैं। और ये जो पदार्थ होता है यह परजीवी कवक के पौधों की से रक्षा करता है, और आंतरिक आघात यानी चोट वोट लगने पर थोड़ा मदद करता है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं की उत्तरदायित्व तो रक्षा करने का। अब एपिडर्मल कोशिकाओं का कार्य क्या है? मुख्य कार्य यही है कि यह पौधों की रक्षा करेगा। अब रक्षा किससे करेगा? यानी जो उससे नुकसानदायक होंगे उसी से रक्षा करेगा। तो इसका मुख्य कार्य यही होता है कि पौधों की रक्षा करे। अतः इनकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती हैं। अतः इनकी जो कोशिकाएं होती है बिना किसी अंतराकोशीय स्थान के अछिन्न, यानी एकदम से बिना कहीं पे कटे फीटे पूरे पौधे पे होती हैं, पौधे के हर एक भाग में होंगी। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती है, और अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं जो होती है वो चपटी होती हैं। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं, और उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां जो होती हैं आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं, यानी पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। जो छिद्र आपने चित्र में देखा था उसे स्टोमेटा कहते हैं। देखिए स्टोमेटा यही छिद्र है, तो इन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती है जिन्हें रच्छी कोशिका कहते हैं। इनको आपने चित्र में देख ही लोगे। पत्ती को एपिडर्मिस के छोटे छोटे छिद्र देख सकते हैं, उसे स्टोमेटा कहते हैं। और इनको जो रच्छी को जो दो कोशिकाएं घेरे होती हैं उन्हें रच्छी कोशिका कहते हैं, और दोनों कोशिकाओं का आकार वृक्क के आकार का होता है। एक कोशिकाएं वायुमंडल में गैस का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक होती हैं। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी का निकलने, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में स्टोमेटा द्वारा होता है। जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वह स्टोमेटा द्वारा होती है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। पौधे के वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए, और पौधे के वाष्पोत्सर्जन के बारे में थोड़ी सा जानकारी कमेंट में लिख के भेजेंगे। तो पौधे के संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है इसको बताएंगे, और पौधे को वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करेंगे। तो सरल अस्थायी ऊतक, एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। एपिडर्मिस जो सबसे बाहरी परत होती है उसके नीचे कुछ अस्थायी कोशिका होती हैं। इसके निम्न प्रकार हैं, यानी जो एपिडर्मिस के नीचे की कोशिकाएं होती हैं जिसे सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं, इसके एक निम्न प्रकार है। तो पहला प्रकार है मृदु ऊतक। मृदूतक। अब देखिए पैरेनकाइमा का हिंदी होता है मृदूतक। तो पैरेनकाइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। पैरेनकाइमा जो होता है सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है, और यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। अब
मृद ऊतक ये जीवित कोशिकाएं होते हैं और जो मृद ऊतक होता है जीवित कोशिकाएं होती हैं। यानी पैरेन्काइमा जीवित कोशिकाओं का बना होता है। ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं और ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं एंड और तथा इस प्रकार की ऊतक में कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। जो पैरेन्काइमा होती है इनके कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। अब मृद ऊतक के कार्य यानी पैरेन्काइमा के जो कार्य भोजन का भंडारण करना, दृढ़ता प्रदान करना, कुछ आकर्षणीय पदार्थों का संचयन कराया, ये 3 कार्य मुख्य है, इसको याद कर लीजिए। और जो पैरेन्काइमा होती हैं इसका पहला कार्य है भोजन का भंडारण करना, दूसरा कार्य है दृढ़ता प्रदान करना, तीसरा कार्य है कुछ आकर्षणिक पदार्थों का संचयन करना। तीनों कार्य याद होने चाहिए। दूसरा है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और इन ऊतकों को क्लोरेन्काइमा कहते हैं। दूसरा प्रकार हो गया क्लोरेन्काइमा। जिन पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें क्लोरेन्काइमा कहते हैं, आप पहले से ही जानते हैं। अब इसके बाद आता है एरेन्काइमा। जलीय पौधे में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएं होती हैं। अब जो जलीय पौधे होते हैं उनके पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की गुहिकाएं होती हैं जिसके कारण वे जल में उतराती हैं और इस प्रकार के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। यानी ऐसे पैरेन्काइमा जो जल में पाए जाते हैं जिनमें बड़ी बड़ी गुहिकाएं होती हैं उन्हें एरेन्काइमा कहते हैं। अब आता है चौथा स्थूल कोड़ोतक कोलेनकाइमा। अब जो कोलेनकाइमा होती है इसको देख लेते हैं। स्थूल कोड़ोतक इसका हिंदी है तो पौधे के लचीलापन का जो पौधे का लचीलापन है का गुण होता है वो कालेनकाइमा के कारण ही आता है। यानी जो कोलेनकाइमा होती है इसके कारण ही आता है। यह पौधों के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यह एपिडर्मिस के नीचे पर्णबिंद में पाया जाता है और ये जो पाया जाता है एपिडर्मिस के नीचे पर्णबिंद में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी तथा अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। यानी ये जीवित होती हैं और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। यानी कहीं पे पतली कहीं पे मोटी हो सकती है। और दृढ़ ऊतक स्केलर कायमा। यह ऊतक पौधों के कठोरता एवं मजबूती बनाता है। यह जो दृढ़ ऊतक होता है या नाम से क्लियर है कि यह दृढ़ ऊतक है तो यह ऊतक पौधों की कठोरता एवं मजबूती को बनाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। अब ये जो दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं होती हैं लंबी पतली होती हैं तथा इनके लिग्निन के कारण मोटी भी होती है। इनकी कोशिका भित्ति होती है। ये इतनी मोटी होती हैं कि इनके कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है और इनके कोशिकाओं के बीच कोई आंतरिक स्थान नहीं होता। इस ऊतक के तने में संवहन मंडल के समीप पत्तों की सिरों में तथा बीजों एवं फलों में कठोर छिलकों की उपस्थिति का कारण होती है। यानी जो जहाँ पे कठोरता होती है वहाँ पे दृढ़ ऊतक पाया जाता है। तो ये हो गए 4 प्रकार सरल अस्थायी ऊतक के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाओं पानी सोखने का कार्य करती है और जड़ों में एपिडर्मल कोशिकाएं होती है वो पानी को सोखती हैं। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं जिससे जड़ों की कुल अवशोषण सतह बढ़ जाती है। आप देखे होंगे जड़ जब देखे होंगे तो उसमें ऐसे छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। वो इसीलिए होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल वो कवर कर सके जिससे वो अधिक से अधिक जल का अवशोषण कर सके तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है जिसके कारण उनके जो पानी सोखने की क्षमता है वह बढ़ जाती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ। अब ये जो क्यूटिन होता है एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है का लेप होता है। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी बाहरी सतह पर एपिडर्मिस में क्यूटिन का लेप होता है। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं? बिल्कुल सही। जो जल अवरोधक अगर रहेगा तो अगर बाहरी सतह पे रहेगा तो जल की हानि कम होगी। जाहिर सी बात है इसका नाम ही जल अवरोधक। तो जल अवरोधक जब है तो जल की हानि को कम करेगा और जल की हानि को कम करेगा तो उससे जल का कम नुकसान हो गया। और मरुस्थलीय पौधे में वैसे भी जल की कमी होती है तो जल की कमी को पूर्ण करने यानी जल की कमी को पूरा करने के लिए जल अवरोधक का आवश्यक है। तो क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने के बाह्य परत से भिन्न होती? क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है? हाँ बिल्कुल भिन्न होगी क्योंकि जो पहले की शाखा होगी उसमें के जो बाहरी परत होगी वहाँ पे जो कोशिकाएं होंगी वो मृत हो जाएगी और जो नए तना निकलेगा उस पर कोशिकाएं मृत नहीं होंगी, जीवित कोशिकाएं होंगी और वह थोड़ा कठोर होगा और जो नया तना निकलेगा उतना कठोर नहीं मुलायम होगा। तो यही सब होंगे। आपने नए पौधे के तने को देखा ही होगा, आप समझ सकते हैं।
जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। अब जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। अब बाह्य सुरक्षात्मक आवरण आपने देखा होगा कि जब पौधा नया होता है तो उसकी बाहरी परत जो होती है वो हरे रंग की होती है और नरम होती है, उसमें नाखून धंसाने पर धस जाता है। लेकिन जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होता है बाद में अगर नाखून धंसाएंगे तो नाखून टूट जाएगा लेकिन उसमें धंसेगा नहीं, तो और वह कठोर हो जाता है बाहरी परत। तो कुछ परिवर्तन होते हैं। तो आपने देखा भी होगा अपने आसपास द्वितीयक विभज्योतक की एक पट्टी को कॉन्ट्रैक्ट में होती है। द्वितीयक विभज्योतक की एक पट्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में होती है कार्क नामक कोशिकाओं की परतों की बनी होती है। अब जो कार्क नामक कोशिकाएं होती हैं इनकी परतों की बनी होती है। कार्क क्या होता है ये चैप्टर नंबर 5 के पहले लेक्चर में बताया गया। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं और ये बिना अंतरकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित हो जाते हैं। और ये जो कार्क की कोशिकाएं मृत होती हैं, मतलब इनकी कोशिकाएं जो होती हैं मृत होती हैं और ये बिना अंतरकोशिकीय स्थानों के, यानी इनके कोशिकाओं के बीच कोई भी स्थान नहीं होता और ये बिना अंतरकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित हो जाती है। इनकी भित्ति पर सुबरिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो इन छालों के हवा एवं पानी के लिए अभेद होता है। और इनकी भित्ति में जो है सुबरिन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण इनके छालों में हवा तथा पानी अभेद होता है, यानी हवा ना हलेगा ना पानी हलेगा। ये देखिए इनके कोशिकाओं के बीच में कुछ थोड़ा सा भी जगह नहीं है। ये छाल कोशिकाएं हैं फटी हुई एपिडर्मिस, ये रच्छी ऊतक है, इनके बीच में देख लीजिए कहीं भी थोड़ा सा भी जगह नहीं है, एकदम शिल्पएक है। तो चलिए थोड़ा एपिडर्मिस के बारे में ज़्यादा जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि कोशिकाओं के सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं, यानी जो एपिडर्मिस होता है वो कोशिकाओं का सबसे बाहरी परत होता है। एपिडर्मिस प्राय कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है और जो एपिडर्मिस होता है कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है जो सबसे बाहरी परत होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है और जो शुष्क स्थान होता है जैसे राजस्थान में, यानी जो रेगिस्तानी एरिया होता है वहाँ पर जो एपिडर्मिस होता है वह थोड़ी मोटी होती है और जल के क्षय को बचाती है। पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी होती है और जो पौधों की पूरी सतह होती है वह एपिडर्मिस से ढकी होती है। क्या पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है और जो एपिडर्मिस होती है पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिकाएं पौधों के बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसे जल प्रतिरोध परत बनाते हैं। अब जो एपिडर्मल की बाह्य सतह होती है वह प्रायः मोम जैसी एक जल प्रतिरोधी परत बनाती है। अब एपिडर्मल क्या होता है तो जल क्षय तथा परजीवी कवक से पौधों की रक्षा करता है। जो एपिडर्मल होता है यह जल क्षय तथा परजीवी कवक से पौधों की रक्षा करता है, क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का, और जो एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व हो वह रक्षा करने का। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं चपटी होती है और जो अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं वह चपटी होती हैं। सामान्यतः एपिडर्मल की बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती है और जो एपिडर्मल की बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां होती है वह आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। अब स्टोमेटा क्या होता है तो पत्ती के एपिडर्मिस में जो छोटे छोटे, यानी जो पत्ती के बाहरी क्षेत्र में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें ही स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार, यानी स्टोमेटा का जो आकार होता है, स्टोमेटा के जो बगल की कोशिकाओं का आकार होता है वह दो वृक्क के आकार के तरह घेरे होते हैं जिन्हें रच्छी कोशिकाएं कहते हैं। और जो बगल में जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें रच्छी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है और जो रच्छी कोशिकाएं होती हैं ये वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान में आवश्यक होती हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है और जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वह स्टोमेटा के द्वारा ही होती है। जड़ों की एपिडर्मल की कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं और जो जड़ों की एपिडर्मल की कोशिकाएं हैं वह पानी सोखने का कार्य करती हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोख सके। उनमें प्रवर्ध होते हैं जिसके जड़ों के कुल अवरोधक क्षमता बढ़ जाती है और छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं देखे होंगे जड़ों में, और जिसके कारण उसकी क्षेत्रफल बढ़ जाता है और अधिक जल सोखते हैं। तो ये हो गया एपिडर्मल की कोशिकाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है जटिल अस्थायी ऊतक। अब ये अस्थायी ऊतक का दूसरा प्रकार है जटिल अस्थायी ऊतक। पहला था सरल अस्थायी ऊतक, दूसरा है जटिल अस्थायी ऊतक। तो अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने हुए विभिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार, अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने हुए विभिन्न प्रकार के ऊतक, यानी एक ही प्रकार की कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के ऊतक बना रही थी, उनको देखा।
चुके हैं जो कि एक ही तरह दिखाई देते हैं, देख चुके हैं जो एक ही तरह के दिखाई। ऐसे ऊतकों को साधारणतः अस्थायी ऊतक कहते हैं, यानी एक ही प्रकार की कोशिकाओं द्वारा अलग अलग प्रकार के बने हुए जो ऊतक थे उन्हें अस्थायी ऊतक कहते हैं, और इनको आप पहले ही देख चुके हैं। अन्य प्रकार के अस्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। इसके पहले सरल ऊतक था, अब जटिल ऊतक। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने, और जो जटिल ऊतक होते हैं ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई का कार्य करते हैं। और ये जो कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं, एक इकाई का कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इस प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण। अब जो जाइलम है और फ्लोएम है, यही जटिल ऊतक का उदाहरण या प्रकार जो भी कहें कह सकते हैं, यही है। इन दोनों के संवहन ऊतक भी कहते हैं, और ये जाइलम तथा फ्लोएम को संवहन ऊतक कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, और जो संवहन ऊतक होते हैं मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन बंडल यानी संवहन ऊतक और संवहन बंडल। संवहन बंडल का मतलब यही होगा कि जड़ से जल को पत्तियों तक पहुंचाना तथा पत्तियों से भोजन को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक, यानी आदान प्रदान, जो भोजन और जल या खनिज पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग में भेजना, यही हो गया संवहन का कार्य। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको अस्थायी वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। संवहन ऊतक जो है वो जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको अस्थायी वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। तने का एक भाग दिखाया गया, जो चित्र 6.3 है उसमें तने का एक भाग दिखाया गया था, उसको आपने देखा क्या? वह संवहन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं। अब उसमें देखे थे, हमने फिगर दिखाया था तो उसमें देखे थे कि उसमें संवहन बंडल है। अब जो जाइलम होता है वह ट्रैकिया यानी वाहिनिका, ध्यान से सुनिएगा, जाइलम जो होता है वो ट्रैकिया, वाहिका यानी वाहिनिका और वाहिका दोनों, ध्यान से देख लीजिए कितना अंतर है। जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर यानी रेशे से मिलकर बना होता है। जाइलम ट्रैकिया, वाहिका, वाहिनिका, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है, यानी जाइलम इतने चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब ट्रैकिया एवं वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है। यहाँ से ध्यान से देखिए, ट्रैकिया और वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है, और इनमें कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती है। और ट्रैकिया में और जो वाहिका है उसमें जो कई परिपक्व कोशिकाएं हैं वो मृत होते हैं। ट्रैकिया और वाहिका की संरचना नलिकाकार होती है, और इनकी ट्रैकिया और वाहिकाओं की जो संरचना है वो नलिकाकार होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है, और इनके द्वारा जो पानी और खनिज लवण का जो है संवहन वो ऊर्ध्वाधर यानी अगर मतलब ऊर्ध्वाधर होता है। पैरेनकाइमा भोजन का संग्रह करते हैं, और जो पैरेनकाइमा होते हैं भोजन का संग्रह करते हैं। जाइलम फाइबर मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं, और जो जाइलम फाइबर होते हैं वह मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। फ्लोएम 5 प्रकार के अयो चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम रेशे से मिलकर बनी होती है। ये 5 प्रकार के अयो चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम रेशे से मिलकर बना होता है। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली और नलिकाकार कोशिका होती है, और जो चालनी नलिका होती है ना, चालनी नलिका होती है छिद्रित भित्ति वाली, यानी कि इनकी भित्तियों में छिद्र होंगे, और नलिकाकार कोशिका, और ये जो कोशिकाएं होंगी ये नलिकाकार होंगी। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जो जाइलम का मुख्य कार्य है वह जड़ से जल तथा खनिज लवणों को पत्ती तक पहुंचाना, और जो फ्लोएम का कार्य है वह भोजन को पौधे के पत्ती से विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं, और फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम की जो सभी कोशिकाएं हैं वो जीवित कोशिकाएं हैं। यानी कि चालनी कोशिकाएं हो गई, चालनी नलिका हो गई, साथी कोशिकाएं होंगी, और फ्लोएम पैरेनकाइमा हो गई, ये तीनों जीवित कोशिकाएं। केवल फ्लोएम रेशे जो होते हैं वो मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। ये देखिए, ये जाइलम का है और ये
फ्लोएम का सेक्शन है। तो दोनों देख लीजिए, जाइलम पैरेन्काइमा, वाहिका ट्रैकिया। ट्रैकिया का आकार देखिए ऐसे होता है, इसमें छिद्र होते हैं। वाहिका में ये कितने सारे छिद्र होते हैं, इसका आकार ऐसे होता है। और जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है इसमें केंद्रक होते हैं, कोशिका द्रव्य होता है, इसका आकार ऐसे होता है। और ये देखिए फ्लोएम सेक्शन जो है, चालनी प्लेट, चालनी नलिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा, साथ ही कोशिका, इनका आकार ऐसे होता है। इसको देख लीजिए ध्यान से, इसको अपने बुक में भी देख लीजिएगा और ध्यान से याद कर लीजिएगा, फिगर उगर बनाना सीख लीजिए। तो चलिए थोड़ा जाइलम और फ्लोएम के बारे में देख लेते हैं। ये निम्न प्रकार की होती है, यानी जो जाइलम होता है निम्न प्रकार की होती है। वाहिनिकाएँ, ट्रैकियार्ड्स, वाहिकाएँ, बेसिल्स, काष्ठ मृदुतक, वुड पैरेन्काइमा और काष्ठ तंतु या रेसे वुड फाइबर, ये 4 प्रकार की जाइलम होती हैं। तो वाहिकाएँ एवं वाहिका में कोशिका भित्ति मोटी होती है। अगर दिखाई ना दे रहा हो तो इसको सुन लीजिए। वाहिनिकाएँ एवं वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें कई परिपक्व कोशिकाएँ मृत होती हैं, और इनमें जो कई परिपक्व कोशिकाएँ होती हैं वो मृत होती हैं। ट्रैकिया एवं वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर समान होता है। और जो ट्रैकिया और वाहिकाएँ होती हैं इनकी संरचना नलिकाकार होती है और इनके द्वारा पानी तथा खनिज लवण का संवहन होता है। और पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। जाइलम फाइबर मुख्यतः सहारा देने का कार्य करता है। जो पैरेन्काइमा होती है भोजन का संग्रह करता है, और जाइलम फाइबर जो होता है मुख्यतः सहारा देने का कार्य करता है। अब फ्लोएम जो होता है 5 प्रकार के अवयव से मिलकर बने होते हैं। जो फ्लोएम होता है 5 प्रकार के अवयव से मिलकर बने होते हैं। पहला चलनी कोशिकाएं, दूसरा चलनी नलिका, तीसरा साथी कोशिकाएं, और फ्लोएम तंत्र और फ्लोएम रेशे। अब चलनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। अब जो चलनी नलिका होती है वो छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम भित्ति से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और जो फ्लोएम होता है पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं। यानी जो फ्लोएम रेशा होता है, अब इसमें देख लीजिए चलनी कोशिकाएं, चलनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम रेशे। अब जो फ्लोएम रेशे को छोड़कर बाकी सभी फ्लोएम कोशिकाएं जीवित होती है। अब इसको छोड़ दिया जाए 5वें नंबर फ्लोएम रेशे को, तो चलनी कोशिका की कोशिका जीवित होती है, चलनी नलिका की कोशिका जीवित होती है, साथी कोशिका की कोशिका जीवित होती है, फ्लोएम तंतु की कोशिकाएं जीवित होती है, और फ्लोएम रेशे की कोशिकाएं मृत होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आता है सरल ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। और प्ररोह का शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ पाया जाता है। प्ररोह का जो शीर्ष विभज्योतक होता है कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसको देंगे। नारियल में रेशे में किस प्रकार का होता था, जो नारियल में रेशा होता है उसमें किस प्रकार का ऊतक होता है, ये भी आप लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है। फ्लोएम के संगठक कौन कौन से होते हैं, और जो फ्लोएम का संगठक होता है वो क्या क्या फ्लोएम में पाया जाता है, इसको भी आप लोग बताएंगे। बस इस लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कोई भी दिक्कत होगी तो उसको कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।